डियर स्टूडेंट, क्या आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं और उस मार्क के आधार पर अच्छी सर्विस पाना चाहते हैं, लेक्चरर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप लिट लर्न बाय दिलशाद द्वारा लाए हुए सभी वीडियोस को देखिए। आपके हर बीए एमए लेवल की क्लास के सारे जो है क्वेश्चंस आंसर आपको मिलेंगे। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे भी कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। अगर इस साल आप बीए के स्टूडेंट हैं या इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को देखिए। इन पर सबसे पहले प्रश्नों को देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, राइट एन एस्से ऑन W.B. Yeats एज अ पोएट। सबसे पहला सवाल यह है कि W.B. Yeats के ऊपर ये क्वेश्चन है कि W.B. Yeats पर आप एक जो है एस्से लिखिए। Why does the poet desire to escape into the peaceful and lonely atmosphere of Innisfree? क्यों पोएट जो है escape करना चाहता है, जाना उसकी डिजायर है कि भाग जाए और वो चला जाए, कहाँ चला जाए? इनटू द पीसफुल एंड लोनली एटमॉस्फेयर। वो क्यों लोनली एटमॉस्फेयर में वो जाना चाहता है, वो ये पूछ रहा है इसमें सवाल में। व्हेन डज द पोएट इमेजिन टू गो टू द आइडियल प्लेस ऑफ इनिस्फ्री? वो क्यों उसका एक आदर्श प्लेस है जिसका नाम उसे इनिस्फ्री रखा है, वो वहाँ क्यों जाना चाहता है? व्हाट इज द पोएट्स डिजायर टू डू व्हेन ही विजिट्स द आइलैंड्स ऑफ इनिस्फ्री? और पोएट जब वहाँ इनिस्फ्री पहुँच जाए तो वहाँ वो क्या करने की इच्छा रखता है? डिस्कस द पोएट इमेजिनेशन while standing on the pavements of the city of London। जब वो शहर के जो है फुटपाथ पे खड़ा, पेमेंट माने होता है फुटपाथ, जब वो शहर के फुटपाथ पे खड़ा है, लंदन शहर के फुटपाथ पे खड़ा है, तो वो ऐसी क्यों इमेजिनेशन कर रहा है? इन सारे आंसर क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए ये क्वेश्चन विशेष प्रकार से आप देख रहे हैं, बीए इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड का ये क्वेश्चन है और इस कोर्स का टाइटल नाम है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। और इसमें देखिए रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री में आपको 3 पोएट्स को पढ़ना था। T.S. Eliot को पढ़ना था, W.B. Yeats को पढ़ना था, फिलिप लार्किन को पढ़ना था, लेकिन आज हमने T.S. Eliot को पढ़ लिया है। आज हम W.B. Yeats को पढ़ेंगे जिसकी जो है पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। बहुत ही शानदार पोएम है, एक एक करके। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सारी चीज़ों को समझना होगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको W.B. Yeats के इंट्रोडक्शन देता हूं कि W.B. Yeats कौन था। W.B. Yeats 1865 से लेकर के 1939 तक था, ये आपको समझना होगा। इंग्लिश डिटेल एक्सप्लेनेटरी इंट्रोडक्शन है, ये उसका जो है पोएट का इंट्रोडक्शन है। विलियम बटलर ईट्स उसका पूरा नाम था और वो जो है was born in 1865 और 1865 में वो पैदा हुआ था इन आयरलैंड एंड स्पेंट हिज चाइल्डहुड बिटवीन लंदन एंड आयरलैंड। वो जो है क्या करता है कि जो आयरलैंड में पैदा होता है और उसका चाइल्डहुड जो है लंदन और आयरलैंड के बीच में जो है स्पेंड होता है, अर्थात उसका बचपना लंदन और आयरलैंड के बीच में गुजरता है। आयरिश फोकलोर, माइथोलॉजी एंड नेशनलिज्म डीपली इन्फ्लुएंस हिज इमेजिनेशन। उसकी जो है कल्पनाओं को, जो उसकी इमेजिनेशन थी, जो कल्पना थी उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या करता था कि उसकी इमेजिनेशन में क्या कहता था, आयरिश फोकलोर थी, जो आयरिश जो कहानियां होती हैं वो आयरिश कहानियां थी। फिर उसके बाद जो माइथोलॉजी थी, जो वहाँ उनकी मिथ थी, जो वो लोग आयरिश लोग जिस तरीके के थॉट रखते थे धार्मिक मामले में या किसी और चीज़ के मामले में। एंड नेशनलिज्म, और उनकी राष्ट्रीयता भी थी। डीपली इन्फ्लुएंस हिज इमेजिनेशन, उसकी कल्पना को इन लोगों ने एक प्रभावित किया था, एक अच्छा प्रभाव डाला था। यानी कि फोकलोर ने, माइथोलॉजी ने और जो नेशनलिज्म की भावना ने उसकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पनाओं पर एक अच्छा असर डाला था। इट्स लिव्ड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन आयरलैंड। ईट्स जो है का जीवन जो ऐसे समय में व्यतीत होता है जब आयरलैंड में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, अर्थात पॉलिटिकल जो है अस्थायित्व नहीं था, स्थिरता नहीं थी। एंड दिस हिस्टोरिकल कंडीशन शेप्स हिज पोएटिक विजन। और इसी जो है कंडीशन ने, हिस्टोरिकल कंडीशन ने उसकी जो है पोएटिक विजन को एक शेप और एक आकार दे दिया था। ईट्स बिलोंग टू द मॉडर्न एज। अगर हम ईट्स की मॉडर्न एज की बात करते हैं कि उसकी मॉडर्न एज क्या थी, किस मॉडर्न एज से रखता है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हर पोएट किसी न किसी एज से संबंधित होता है, तो ये मॉडर्न एज से संबंधित था। दो हिज पोएटिक कैरियर
स्पैन्स फ्रॉम रोमांटिक सिंबलिज्म टू द मॉडर्न रियलिज्म। देखिए इसका जो थॉट जो था ये मॉडर्न एज में था, लेकिन इसका पोएटिक कैरियर जो था ना, स्पैन माने फैला हुआ था, स्पैन मीन्स फैलता है या फैला हुआ था, फ्रॉम रोमांटिक सिंबलिज्म, वो रोमांटिक सिंबलिज्म से टू मॉडर्न रियलिज्म तक फैला हुआ था। यानी कि जो रोमांटिक मॉडर्न सिंबलिज्म था वहां से लेकर के वो मॉडर्न रियलिज्म तक उसका जो फैला हुआ था। अनलाइक इलियट, जैसे इलियट के विरुद्ध, इट्स डिड नॉट रिजेक्ट ट्रेडिशन, इंस्टीड ही रीशेप्ड इट। उसने जो है, जैसे इलियट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था ट्रेडिशन को, परंपराओं को, इंस्टीड ही रीशेप इट, बल्कि उसके बदले में वो इसे रीशेप करना चाहता है, उसे वो एक नया आकार देना चाहता है। द मेजर थीम ऑफ इट्स पोएट्री इंक्लूड्स आयरिश नेशनलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उसकी थी, उसकी पोएट्री में, वो आयरिश नेशनलिज्म थी, मिस्टिसिज्म थी, लव था और एजिंग था, हिस्ट्री थी, एंड दिस साइक्लिकल नेचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन था, कि जो इंसान का जो है, मनुष्य का साइक्लिकल नेचर है, अर्थात घूमने वाला नेचर है, उन सारी चीज़ों को ये इसमें ला रहा है। रहस्यवाद को ला रहा है, नेशनलिज्म को ला रहा है, प्रेम को ला रहा है, उम्र को, टाइम को, एज को ला रहा है, इतिहास को ला रहा है, और इंसान के बदलते हुए नेचर को भी वो इसमें प्रस्तुत कर रहा है। आगे देखिए, his late poetry reflects a hard disciplined style that confronts reality directly। देखिए आगे बढ़ते हम लोग, his later poetry, बाद की जो उसकी पोएम्स जो थी, reflects a hard discipline, उसकी एक बहुत ही हार्ड डिसिप्लिन थी, अर्थात उसने अपनी पोएट्री के सारे सिस्टम को फॉलो किया था, तो हार्ड डिसिप्लिन था, और स्टाइल दैट कन्फ्रंट, जो उसको जो है मजबूत कराता है रियलिटी डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली रिलेट कर देता है। आगे देखिए, इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन ब्लेंडिंग मिथ। जैसे ईट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, किसमें पाई जाती है, ब्लेंडिंग मिथ। उसने मिथ को, हिस्ट्री को एंड मॉडर्न एक्सपीरियंस को ब्लेंड कर दिया था, मिक्स कर दिया था। ही गेव आयरलैंड अ पावरफुल लिटरेरी आइडेंटिटी, और उसने आयरलैंड को एक मजबूत, पावरफुल, शक्तिशाली लिटरेरी आइडेंटिटी दिया था, एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का एक सब महान पोएट्स में एक पोएट बन गया था। उसके जो फेमस वर्क थे, मोस्ट फेमस वर्क जो है, प्रोमिनेंट वर्क कह लीजिए, ईस्टर 1919 है, आयरिश नेशनलिज्म है, द सेकेंड कमिंग है, हिस्टोरिकल चाउज है, सेलिंग टू द बाइजेंटियम है, उसके एक पोएम द टावर। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं W.B. ईट्स का जो है, तो W.B. ईट्स की जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो क्या है, W.B. ईट्स द लेक आइल ऑफ इनिस्फीरी का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो W.B. ईट्स लेक आइल ऑफ इनिस्फीरी इज अ लिरिकल पोएम, ये एक लिरिकल पोएम है, एक्सप्रेसिंग अ डीप लॉन्गिंग, और ये एक डीप लॉन्गिंग रखती है, अर्थात एक डीप जो है, गहरा जो है, लालसा रखती है, इच्छा रखती है, जिज्ञासा रखती है, फॉर पीस एंड सिंप्लिसिटी। इसमें हम जब देखते हैं लेक आइल ऑफ इनिस्फीरी, तो हम देखते हैं कि वो उसकी जिज्ञासा है, वो उसकी लालसा है, पीस एंड सिंप्लिसिटी, कि वो शांति चाहता है और साधारण तरीके से नेचर के बीच में रहना चाहता है। इंस्पायर्ड बाय द हिज विजिट टू द क्वाइट इनिस्फीरी आइलैंड, वो इंस्पायर्ड है बाय हिज विजिट टू द क्वाइट इनिस्फीरी आइलैंड, वो कोई इनिस्फीरी आइलैंड में गया है, उसके जो है बारे में वो सोचता है। इट्स कंट्रास्ट द हेक्टिक अर्बन लाइफ, हेक्टिक अर्बन लाइफ को वो जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। हेक्टिक के माने होता उत्तेजित, जो अर्बन लाइफ है, जो देहात की जिंदगी है, उसको जो है स्क्रीन लाइफ से जो है वो प्रस्तुत करना चाहता है। अर्बन लाइफ विद द स्क्रीन ब्यूटी ऑफ द लेक, स्क्रीन है, ये स्क्रीन नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। स्क्रीन ब्यूटी ऑफ द लेक, कैप्चरिंग सॉलिट्यूड, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू विविड इमेजरी एंड म्यूजिकल रिदम। ये देखिए, इसमें कई चीजों को बताता है, हेक्टिक अर्बन लाइफ को बताता है, जो विद द
सेरेन, सेरेन के माने होता है शांत या गंभीर, ब्यूटी जो वहाँ की सुंदरता है, अर्बन लाइफ की जो गांव की देहात की जिंदगी है जो बहुत ही सुंदर और गंभीर है, ब्यूटी ऑफ लेक की वर्णन करता है, कैप्चरिंग सॉलिट्यूड की तन्हाई का जो उसमें दिखाई देता है, मेडिटेशन की बात करता है कि यहाँ पे हम अपना मन और ध्यान लगा सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल की बात करता है कि हम लोग आध्यात्मिक तरीके से फिर नए तरीके से जो अपने थॉट को, अपने विचारों को डेवलप कर सकते हैं थ्रू विविड, बहुत ही जो है इमेजरी एंड म्यूजिकल रिदम, उसमें एक म्यूजिकल रिदम देता है पोएट्री में, और दूसरी चीज ये होती है एक सजीव वर्णन देता है इसका। अगर हम थीम की बात करते हैं, पोएम की थीम की बात करते हैं, द सेंट्रल थीम ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिस्फिरी इज द डिजायर फॉर द सॉलिट्यूड एंड स्पिरिचुअल हार्मोनी इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है कि वो चाहता ये है कि वो इनिस्फिरी की डिजायर वो क्यों करता है, फॉर सॉलिट्यूड तन्हाई की बात क्यों करता है, एंड स्पिरिचुअल हार्मोनी की क्यों करता है, आध्यात्मिक जो है सामंजस्य या तालमेल की बात क्यों करता है, हार्मोनी की मान्यता सामंजस्य तालमेल इन नेचर, नेचर में वो क्यों जाकर के इन सारी चीजों की बात करता है, ये पहली उसकी इसमें थीम आती है। इट्स पोर्ट्रेज द नेचुरल वर्ल्ड एज अ रिफ्यूज फ्रॉम द नॉइज, स्ट्रेस एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ अर्बन एग्जिस्टेंस। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं कि जब हम एक मॉडर्न दुनिया में आते हैं तो हमको अपनी परेशानी, अपने को खुद को परेशानी में डाल करके मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट करते हैं, आधुनिकता को फॉलो करते हैं, जो हम बहुत तरीके से परेशान हो जाते हैं। जैसे आज बहुत सी चीजें हैं, देख लीजिए कि 10-20 मिनट के लिए हम लोग लाखों रुपए के कपड़े खरीद लेते हैं 10-20 मिनट दिखावे के लिए कि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो उसको लोग ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो ये चीज ये कह रहा है कि इस मॉडर्निज्म से जो इसका जो पाखंड है, जो दिखावटीपन है, उससे वो बचना चाहता है, आर्टिफिशियलिटी से ऑफ अर्बन एग्जिस्टेंस। द पोएम इन एम्फेसाइज, पोएम जो है जोर देती है मेडिटेशन, ध्यान पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देती है। ये किन चीजों पर? सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान देते हैं कि हमें जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, हमारा क्या प्रतिबिंब होना चाहिए, एंड द रेस्टोरेटिव पावर, रेस्टोरेशन पोएट्री से बनाता है, रेस्टोरेटिव पावर, स्वास्थ्यवर्धक, रेस्टोरेटिव के माने यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक है, बलवर्धक है, जो हमें ताकत दे, जो हमें शक्ति दे, पावर नेचर ऑन द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, हमारी आत्मा को और हमारे मस्तिष्क को जो एक ताकत दे दे, किसका? नेचर का। वो ये इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करता है, जिससे हमको एक जो शक्ति मिल जाए अपनी ह्यूमन माइंड को और स्पिरिट को। द लेक, द बी लाउड, ग्लैड एंड द केबिन सिंबलाइज सिंप्लिसिटी, पीस एंड इमोशनल रिन्यूअल। देखिए इसमें जो कई चीजों की वो बात करता है, वो लेक की बात करता है, फिर उसके बाद दूसरी चीज की बात करता है कि बी लाउड की बात करता है, अर्थात मधुमक्खियों की भनभनाहट की बात करता है जो उसको खुश करती हैं, एंड द केबिन की बात करता है। ये केबिन क्या है? वो एक छोटी सी कुटिया बनाएगा, एक झोपड़ी बनाएगा, उसकी वो बात करता है केबिन की। ये सारी चीजें किसको सिंबलाइज करती हैं? सिंप्लिसिटी को, कि हाउ सिंपल आर यू। अगर एक आदमी सिंपल हो जाता है तो उसको इन सारी चीजों की परेशानियों से दूर रहना हो जाता है, तो वो सिंप्लिसिटी की बात करता है। फिर उसके बाद किस चीज की बात करता है? वो पीस की बात करता है, एंड इमोशनल रिन्यूअल की बात करता है। वो आध्यात्मिक तौर से रिन्यूअल होना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है। ये सारी चीजें उसमें वो बात कह रहा है, अपने को नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। Its longing for इनिस्फिरी रिप्रेजेंट एन आइडियल स्पेस। ईट की जो लॉन्गिंग है, जो लालसा है, जो जिज्ञासा है फॉर इनिस्फिरी के लिए, रिप्रेजेंट एन आइडियल स्पेस, वो रिप्रेजेंट करता है एक आइडियल स्पेस को करता है, हाईलाइटिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स। और वो क्या करता है? हाईलाइट करता है कि जो इंसान की बेसिक आवश्यकता है उसको जो है हाईलाइट करता है, उसको प्रस्तुत करता है। टू रिकनेक्ट विद द नेचर एंड सीक काम, वो कहता है कि आपको पुनः नेचर से रिकनेक्ट हो रहा होगा और तलाश करना होगा, शांति तलाश करनी होगी, बैलेंस तलाश करना होगा, एंड क्लैरिटी अमिड मॉडर्न लाइफ चाउज एंड एलाइनेशन। जो मॉडर्न लाइफ की चाउज है, घोर अव्यवस्था है, गड़बड़ी है,
तो इससे अलग होकर के उसे एक शांत प्रिय माहौल को अडॉप्ट करना होगा। सभी लोगों को एक शांत, वो खुद अडॉप्ट करना चाहता है और इसके थ्रू बताना चाहता है कि लोगों को भी इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे मन की शांति मिलेगी, आध्यात्म की शांति मिलेगी, उनका मानसिक और आध्यात्मिक जो है बल मिले। अगर हम समरी की बात करते हैं, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बिगिंस विद इट्स एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन टू लीव द सिटी एंड लिव ऑन द स्मॉल आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री। सबसे पहले जब हम लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो शुरू होती है, शुरुआत से इट्स एक्सप्रेस करता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने विचार को प्रस्तुत करता है। किस चीज को करता है? हिज इंटेंशन, जो अपने इरादे को, जिसे वो करना चाहता है, इच्छा है, उसकी इंटेंशन है, जो मतलब कि वो जानबूझ करके, जिसको एक मजबूत थॉट्स के साथ किया जाता है, उसे इंटेंशन कहा जाता है। तो हिज इंटेंशन टू लीव, उसका सबसे पहला इंटेंशन है कि वो छोड़ दे। किसको छोड़ दे? द सिटी, इस शहर को छोड़ दे, एंड लिव ऑन द स्मॉल आइलैंड, और एक छोटे से आइलैंड पर रहे, जिसको वो इमेजिन करता है, इनिस्फ्री नाम के आइलैंड को वो ये करता है, इमेजिन करता है। ही प्लान्स टू बिल्ड अ सिंपल कैबिन ऑफ क्ले एंड वैटल्स। वो जो क्या करता है, वैटल, वो सबसे पहले प्लान करता है कि वो एक बिल्ड बनाएगा, सिंपल केबिन बनाएगा। किस, और वो किसकी होगी? ऑफ क्ले। क्ले माने होता है गीली मिट्टी, वो गीली मिट्टी की एक केबिन बनाएगा। एंड वैटल, वैटल के माने होती है कि टहनियाँ या बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम लोगों के क्षेत्र में सरपत उसको कहा जाता है या नरकट कहा जाता है, इसी तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं। तो वो कहता है कि एक वैटल्स बनाया जाएगा, टहनी बनाया जाएगा, जैसे बहुत से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं बांस का प्रयोग करके, इस तरीके से। तो उन चीज़ों को प्रयोग करके जो ये कह रहा है कि वैटल्स का प्रयोग करेगा, और उससे एक जो है एक केबिन बनाएगा छोटी सी। और दूसरी बात उसमें ये कहता है कि वैटल्स ग्रो बीन्स, और वहाँ पे बीन्स उगाएगा, है ना, जो फली होती है। एंड लिव इन हार्मनी विद द नेचर, और किसमें? हार्मनी, सामंजस्य के साथ, उसके साथ तालमेल, नेचर के साथ तालमेल बैठा करके वो रहेगा। द पोएट इमेजिन्स अ लाइफ क्लोज टू द नेचर। पोएट जो है क्या करता है? कल्पना करता है कि इस प्रकार से अगर मैं वहाँ इनिस्फ्री में चला जाऊंगा, अपनी केबिन बना लूंगा, एक झोपड़ी बना लूंगा वैटल से, सरपत से या नरकट से, जो मैं जो है केबिन बना लूंगा, तो मैं नेचर के करीब हो जाऊंगा। रिदम्स वेकिंग टू द साउंड ऑफ बीज एंड बर्ड्स एंड एक्सपीरियंसिंग द पीस ऑफ द लेक एवरी मॉर्निंग। और वो ये आगे वो क्या कह रहा है कि उसकी लाइफ जो है ना, वो क्लोज हो जाएगी, नेचर के करीब हो जाएगी, रिदम के पास हो जाएगी। वेकिंग टू द साउंड्स, और वहाँ साउंड होगा ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों की भनभनाहट का साउंड होगा, बर्ड्स का होगा। एंड एक्सपीरियंसिंग द पीस ऑफ द लेक एवरी मॉर्निंग, और उसे हर सुबह में एक शांति मिलेगी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह में उसे एक शांति मिलेगी। जब वो लेक की पास होगा तो उसको एक अलग तरीके की शांति मिलेगी। इट्स एम्फसाइज द रेस्टोरेटिव पावर। इट्स जो है रेस्टोरेटिव पावर को जो है एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। रेस्टोरेटिव माने ऐसा स्वास्थ्यवर्धक, जो जीवन के लिए उपयोगी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। तो रेस्टोरेटिव के माने यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक से है पावर ऑफ सॉलिट्यूड, वो तन्हाई के जो है पावर को जो है एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। ही ड्रीम्स, वो इच्छुक है, स्वप्न देखता है, ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम द हॉस्टिल एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ द अर्बन लाइफ। और वो कहता है कि ही, उसकी जो इच्छा है कि ही लिविंग, वो रहेगा अवे फ्रॉम द हॉस्टिल, जो ये क्या कहते हैं, हॉस्टिल के माने जो शोर शराबा उधम वाली जो लाइफ है। एंड डिस्ट्रैक्शन, एकाग्रता में रहेगा, जो एकाग्रता भंग करने वाली है। डिस्ट्रैक्शन की मान्यता एकाग्रता भंग करने वाली ऑफ अर्बन लाइफ, वो जो है ये अर्बन लाइफ की एकाग्रता को भंग करने वाली से वो दूर रहेगा। आगे देखिए वो क्या कहता है, वेयर ही कैन रिफ्लेक्ट मेडिटेशन, जो वहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करती है मेडिटेशन को, अर्थात वो वहाँ पे जा करके मेडिटेट कर सकता है, मनन कर सकता है, अपना ध्यान लगा सकता है। एंड रिन्यू, और रिन्यू कर सकता है हिज स्पिरिट, अपनी आत्मा को। द इमेजरी ऑफ वाटर, सनलाइट्स
उसकी जो इमेजरी ऑफ वाटर होगी, सनलाइट होगी, एंड नेचुरल साउंड्स होगा, कन्वेज काम एंड टाइमलेसनेस। और जो उसका जो नेचुरल साउंड वहां पे मिलेगा, कन्वे करता है, प्रस्तुत करता है, क्या करता है कि वो उसको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा और वो एक अलग तरीके से सोचेगा, ध्यान देगा और वो उसको कन्वेज करेगा काम एंड टाइमलेस और टाइमलेसनेस। इवन वाइल इन द सिटी, जबकि सिटी में इट्स फील्स द स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ इनस्पिरी, वो शहर में ही महसूस कर रहा है आध्यात्मिक प्रेजेंस, अपने को स्पिरिचुअली प्रेजेंस कर रहा है ऑफ इनस्पिरी में, विच कंफर्ट्स एंड इंस्पायर्स हिम, जो उसे कंफर्ट देता है, आराम देता है और उसे इंस्पायर करता है। द पोएम कंक्लूड्स, और पोएम का समापन होता है बाय एक्सप्रेसिंग अ लॉन्गिंग फॉर हिज हार्मोनियस प्लेस, और उसकी लॉन्गिंग है, जो उसकी जिज्ञासा है, जो रहने की इच्छा है, किस जगह के पर, ऑफ हार्मोनियस, ऐसा है संगीत स्वर से भरा हुआ, हार्मोनियस कहते हैं मधुर या प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक शांतिदायक स्थान के बारे में वो सोचता है, हार्मोनियस प्लेस, सजेस्टिंग दैट नेचर्स सेरेनिटी, कि जो नेचर की सेरेनिटी होगी, जो नेचर की जो शांति होगी, सेरेनिटी के माने यहाँ शांति से है, या वहाँ की जो गंभीरता है वो नेचर की सेरेनिटी से कैन एग्जिस्ट इन मेमोरी, जो उसके याद में बस जाएगी या बसेगी, एंड इमेजिनेशन एज ए रिफ्यूज फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न लाइफ, और वो रिफ्यूज हो जाएगा, चला जाएगा, बाहर चला जाएगा फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ का प्रेशर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडर्न लाइफ का प्रेशर क्या होता है, वो वहां से दूर चला जाएगा। आगे देखिए वो क्या कहता है, द पोएम ब्यूटिफुली ब्लेंड्स, क्या कहता है, पोएम जो है ना ब्यूटीफुली ब्लेंड्स करती है, ये जो किस चीज को ब्लेंड्स कर देती है, विविड विजुअल एंड ऑडिटरी कई चीजों को ब्लेंड कर देती है। एक तो पोएम जो है ये कर देती है ऑडिटरी, जो ऑडियो से बना ऑडिटरी, कि वो सुनने से संबंधित जो चीजें हैं उनको ब्लेंड कर देती है, नेचुरल और जो जीवंत विजुअल को जो ब्लेंड कर देती है, जीवंत सुनने वाली चीजों को ब्लेंड कर देती है। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि इमेजरी विद अ पर्सनल रिफ्लेक्शन, और उस पे अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन देखता है, मेकिंग इट एन एंगेजिंग सेलिब्रेशन ऑफ द नेचर सिंप्लिसिटी एंड इनर पीस। वो सारी चीजें जो कह रहा है उसके एक भावना है कि वो मेकिंग इट, वो इसे बना देगी एंड इनड्यूरिंग, न समाप्त होने वाला सेलिब्रेशन बना देगी, अर्थात चिरस्थायी टिकाऊ सेलिब्रेशन करेगा ऑफ नेचर सिंप्लिसिटी एंड इनर पीस, जो उसके अंदर शांति है उसका जो है वो वर्णन कर रहा है यहाँ पे। अगर पोएम आपको न समझ में आई हो तो इसका हिंदी थोड़ा सा देख करके सहयोग ले सकते हैं, आप हिंदी देख सकते हैं, परिचय है, विषय है, आप देख लीजिए, सारांश है इसका, जो समरी होती है। फिर उसके बाद आ जाइए देख लेते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसी के लिए आपको मैंने ये पोएम पढ़ाई है। आप उस पोएम को देखिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। देखिए जैसा कि पहला ये था, राइट एन एसे ऑन डब्ल्यूबी ईट्स एज अ पोएट, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। इसको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट में, कि उसकी कौन कौन सी जो है पार्ट था उसको मैंने डिवाइड कर दिया है एज ए पोएट के फॉर्म में। आप देख करके इसको लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, Why does the poet desire to escape into the peaceful and lonely atmosphere of Innisfree? इसको भी मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, When does the poet imagine to go to the ideal place of Innisfree? वो आइडियल Innisfree में क्यों जाना चाहता है, कब जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, What
इज द पोएट डिजायर टू डू व्हेन ही विजिट द आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री। जब वो आइलैंड में पहुंचे, इनिस्फ्री आइलैंड में पहुंचे, तो उसकी क्या डिजायर है करने की, इसको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। डिस्कस द पोएट्स इमेजिनेशन व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। जब वो शहर के जो है लंदन शहर के जो है फुटपाथ पे खड़ा है, तो वो क्या इमेजिनेशन कर रहा है, इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ सकता है। तो आप इसे जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन का एक जो मैंने आपको बंच दिया है, इसका अध्ययन कीजिएगा। बहुत लंबे क्वेश्चन इसमें नहीं है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और WB ईट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बड़े शानदार तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए लिटिल एंड बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।